This is Mr. Sanjeev Kumar Gupta. Welcomes you from Diamond Mahir classes to learn Bihar Board Class 12 poem The Soldier, which written by Rupert Brooke. तो चलिए स्टूडेंट्स सीखते हैं द सोल्जर। द सोल्जर। सबसे पहले हम लोग द सोल्जर के पोएट रूपर्ट ब्रूक के बारे में सीखेंगे। इसमें बताया गया है कि रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915, क्या मतलब होता है इसका? रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था और 1915 में उनकी मृत्यु हुई थी। वाज बॉर्न इन बेल टू डू एकेडमिक फैमिली। बेल टू डू एकेडमिक फैमिली का मतलब क्या होता है? एक अच्छे एवं शिक्षित परिवार। कहने का मतलब यह हुआ रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छे एवं शिक्षित परिवार में हुआ था। His father was a house master at रग्बी स्कूल। उनके पिता रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे, है ना। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड। वहीं पर रूपर्ट ब्रूक का प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ था। कहने का मतलब यह हुआ कि रूपर्ट ब्रूक का प्राइमरी एजुकेशन रग्बी स्कूल में ही हुआ था। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वो किंग्स कॉलेज चले गए। कहाँ चले गए? किंग्स कॉलेज। किंग कॉलेज कहाँ पड़ता है? कैम्ब्रिज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैम्ब्रिज में पड़ता है। W. B. Yeats, द फेमस पोएट, डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। आयरलैंड का एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था W. B. Yeats। उन्होंने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवा बताए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सबसे सुंदर युवा इंग्लैंड का है तो वो कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। उन्होंने एक चिन्हित रोल निभाया, बाद में यह एक युवा गाथा के रूप में बदल गया और एक बेहतरीन योद्धा के रूप में जाने गए। He died of सेप्टिसेमिया on April 23, 1915। उनका मृत्यु जो है सेप्टिसेमिया से अप्रैल 23, 1915 में हुआ था। सेप्टिसेमिया क्या है? एक प्रकार की बीमारी है जिसमें ब्लड में जहर फैल जाता है और उसके कारण लोगों की मौत हो जाती है। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू बैटल ऑफ गैलीपोली। गैलीपोली जो है यहाँ पे मिस्टेक से गैलीपोली लिखा हुआ है जबकि गैलीपोली होगा। यहाँ पे बताया गया है कि इनकी मृत्यु एजियन समुद्र के लेबनस द्वीप पर हुआ था जो कि ग्रीस में पड़ता है। इनका मृत्यु गैलीपोली के युद्ध में हुआ था और यह जगह आज के डेट में मॉडर्न टर्की में पड़ता है। Brooke is remembered as a war poet who inspired patriotism in the early phase of the First World War। रूपर्ट ब्रूक एक युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पहले फेज में राष्ट्रभक्तों को प्रेरणा दिए थे। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and most anthologized। इनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 बार सोनेट पर टिकी हुई है, परंतु द सोल्जर जो है निस्संदेह उनका सबसे अच्छा संकलन है। कहने का मतलब यह हुआ कि इनका पोएम मुख्य रूप से 5 बार सोनेट पर टिकी हुई है। इन्होंने 5 बार सोनेट लिखे थे जिनमें से सबसे अच्छा द सोल्जर है। अब हम द सोल्जर पोएम के बारे में लर्न करेंगे अर्थात सीखेंगे। द सोल्जर एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट कहा जाता है। यह 2 स्टेंजा में होता है। पहला स्टेंजा को ऑक्टेव कहा जाता है जबकि दूसरे स्टेंजा को सेस्टेट कहा जाता है। ऑक्टेव में पोएट अपनी बात को रखता है, समस्या को रखता है, इशू को रखता है और सेस्टेट में उसका निवारण निकाला जाता है, उसका हल निकाला जाता है। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है और सेस्टेट 6 लाइन का होता है। चलिए स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इस पोएम में कौन ऑक्टेव है
और कौन सेस्टेट। ये जो आपका 8 लाइन है ना, ये देखिए, ये मैंने आपको बॉक्स में घेरा लगा दिया। ये 8 लाइन क्या है, आपका ऑक्टेव है। ऑक्टेव का स्पेलिंग क्या होता है, OCTAVE, ऑक्टेव, है ना। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइंस वाला स्टेंजा। और ये जो मैंने आपको बॉक्स में रखा है क्या है, सेस्टेट। सेस्टेट का स्पेलिंग होता है ACSTET, सेस्टेट। If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field. पोएट कहते हैं some corner of foreign field, दुनिया के किसी भी कोने में। If I should die, पोएट कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना, सिर्फ मेरे बारे में सोचना। That is for your England, there shall be। अब क्या कहते हैं, That is over England, मतलब जिस जगह पे मैं मरूंगा वह जगह सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। पोएट कहते हैं कि जिस जगह पे मेरी मौत होगी, यानी कि मरने के बाद भी पोएट जो है अपने देश की प्रति सोच रहा है। कहता है कि जिस जगह पे मेरी मौत होगी वह जगह क्या होगा, सदा सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इन दैट रीच अर्थ आ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। अब यहाँ पर देखिए, रीच अर्थ और रिचर डस्ट कहा जा रहा है। यहाँ पर 2 वर्ड को आप समझिए। रीच अर्थ, रीच अर्थ किसे कह रहे हैं, रीच अर्थ कहा जा रहा है इंग्लैंड को। किसे कहा जा रहा है, इंग्लैंड को कहा जा रहा है। और रिचर डस्ट मतलब क्या हुआ, वो अपने शरीर को कह रहा है, वो अपना बॉडी को कह रहा है। क्या कह रहा है, इन दैट रीच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड। जबकि पोएट ने पहले ही कह दिया है कि जिस जगह पे मेरी मौत होगी वो जगह सदा सदा के लिए इंग्लैंड का होगा। अब क्या कहते हैं कि इस रीच अर्थ पर, इस समृद्ध धरती पर मेरा यह शरीर जो है कॉन्सील्ड हो जाएगा, अर्थात गायब हो जाएगा। कॉन्सील मतलब क्या होता है, छुप जाना, गायब हो जाना, है ना। तो ही कहते हैं कि जिस धरती पर मेरी मौत होगी, है ना, उसी समृद्ध धरती पर यह शरीर सदा के लिए कॉन्सील हो जाएगा, अर्थात गायब हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के रहने वाले हैं और वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के लोग मानने वाले ज़्यादा होते हैं। क्रिश्चियन को मरने पर दफनाया जाता है और जिस व्यक्ति को दफनाया जाता है उसका शरीर धीरे 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 मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए पोएट कहते हैं कि इन दैट अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील, यानी कि उस समृद्ध धरती पर उसका शरीर धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अ डस्ट, यहाँ पर भी देखिए डस्ट कहा जा रहा है ना, डस्ट यानी कि उसका बॉडी। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, वह शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, वह शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप्ड, शेप मतलब क्या होता है, बड़ा होना, धीरे धीरे आकार का बड़ा होना। यानी कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा शरीर बड़ा होता है। तो इसीलिए पोएट कह रहे हैं शेप्ड, अर्थात इंग्लैंड ने इसे बड़ा किया। मेड अवेयर, मेड अवेयर का मतलब क्या होता है, सीखना, है ना, समझदार बनाना। तो इंग्लैंड ने उसे क्या किया, उसे जन्म दिया, उसे पाला पोसा और उसे समझदारी दिया। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, और इंग्लैंड ने उसे फूल दिए प्यार करने के लिए, एक दूसरे को प्यार जताने के लिए। अगर पोएट किसी से प्यार करता है या किसी से प्यार जताता है तो क्या करेगा, फूल देकर इजहार करेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू। हर वेज टू रोम, और हर वेज टू रोम का मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड ने उसे जमीन दिया, रास्ते दिए, किस लिए, रोम करने के लिए।
जैसा कि आप लोगों को मन नहीं लगता है तो चल ना यार फील्ड में चलते हैं, चलो ना यार खेत पे घूमते हैं, चलो ना यार नदी किनारे टहलते हैं, कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से इंग्लैंड ने भी इसे रास्ते दिए, इसलिए ताकि ये घूम सके। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। आगे पोइट कहते हैं कि ये बॉडी क्या किसका है, इंग्लैंड का है। क्यों इंग्लैंड का है? क्योंकि इंग्लैंड ने इन्हें बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि उसकी सांसें जो चल रही है वह भी इंग्लिश एयर का देन है, अर्थात इंग्लैंड की हवा का देन। बास्ट बाई रिवर ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम। पोइट कहते हैं कि जहाँ की नदियों ने मुझे नहलाया और जहाँ की सूरज की किरणों ने मुझे आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों का केयर करती है, ध्यान देती है, उसी प्रकार से इंग्लैंड भी जो है पोइट के ऊपर अपना ध्यान दी है। इसीलिए पोइट जो है कृतज्ञ है और अपने देश को माँ के समान मानता है। इसीलिए कह रहा है कि जहाँ की नदियों ने मुझे नहलाया और जहाँ की किरणों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तो ये आपका ऑक्टेव था जहाँ पे पोइट ने अपनी बात रखा। बात क्या रखा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना। क्यों सोचना? क्योंकि मैं अपने देश के लिए जान दिया हूँ, है ना। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो भाई लोग मुझे नहीं भुलाना, मेरे को याद रखना, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक सेना हूँ और मरते दम तक अपने देश का ही रहूँगा, किसी का नहीं बनूँगा। अब हम लोग सेस्टेट के बारे में जानेंगे। ये देखिए आपका जो ये 6 लाइन है क्या है, सेस्टेट है। पोइट कहते हैं एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। पोइट कहते हैं कि और इस दिल के बारे में सोचना जिसके अंदर का सारा बुराई बह गया हो। पोइट कहते हैं कि जब मैं अपने देश के लिए मरूंगा तो सभी लोग मुझे लाइक ही करेंगे, अनलाइक नहीं करेंगे, अर्थात सभी लोग मेरे को क्या करेंगे, पसंद करेंगे। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन। आगे पोइट कहते हैं कि जब उसके दिमाग की गहराइयों का कंपन बंद हो जाएगा, चेतना नहीं रहेगा, अर्थात जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वह उन विचारों में वापस आएगा, उन सोच में वापस आएगा जिसे इंग्लैंड ने दिया है। आगे कहते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। आगे कहते हैं कि उन दृश्यों में, उन आवाज़ों में, उन सपनों में, उन हंसी में, लर्न ऑफ फ्रेंड्स, उन सबक में, एंड जेंटलनेस, उन उदारता में वापस आएगा जिसे इंग्लैंड ने दिया है। इन हर्ट्स एट पीस। और आगे पोइट कहते हैं कि वह उन दिलों में शांति के रूप में वापस आएगा जो पोइट के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अंडर एन इंग्लिश हेवन। यह सब कुछ कहाँ होगा? यह सब कुछ इंग्लैंड के स्वर्ग में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोइट जिंदा में अपने देश का गुणगान तो करता ही है, मरने के बाद भी अपने देश के प्रति समर्पित है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सोल्जर जीते जी अपने देश से प्रेम तो करता ही है, मरने के बाद भी उसे अपने देश के प्रति समर्पण होता है। तो स्टूडेंट्स, यह पोएम द सोल्जर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लाइन टू लाइन पढ़कर बताया है। उम्मीद है कि आपको यह पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सीखे होंगे। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूंगा। ईश्वर करे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, 90+ लाएं, अर्थात 90 से ज़्यादा मार्क्स लाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना YouTube टीचर संजीव सर।